नमस्कार, खास खबर के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा। ये राह आसान नहीं है, राह में रोड़े बहुत हैं, लेकिन मिश्रा ऐसा कौन सा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लेकर आते हैं जिससे कि बीजेपी में जान फूकी जा सकती है। इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और हर कोई ये सोच रहा है कि आखिर मोदी का महादूत ऐसा कौन सा फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में लगाएगा जिससे बीजेपी अपनी हालत सुधार लेगी। लेकिन चुनौतियां काफी हैं और इन चुनौतियों के बीच बहुत कुछ करना बाकी है। उत्तर प्रदेश में 2 दिन से लगातार बैठकों और मुलाकातों के जरिए उत्तर प्रदेश बीजेपी को समझने की कोशिश कर रहे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अमित शाह की राय उत्तर प्रदेश में आसान तो नहीं दिख रही है। बेशक मोदी के नाम को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह साफ तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पार्टी के कुछ बड़े नेता अमित शाह के मिशन में पलीता लगाने के मूड में भी अड़े हुए हैं। यूपी बीजेपी का प्रभारी बनाए जाने पर अमित शाह को आगाज करना था रामपुर से, लेकिन उनकी शुरुआत हुई लखनपुर यानी लखनऊ से। लेकिन लखनऊ पहुंचने के बाद अमित शाह को एहसास हो गया कि उनकी राहें यूपी बीजेपी में आसान नहीं हैं। यूपी बीजेपी में एक दशक से भी ज्यादा वक्त से छाई गुटबाजी, जो कि पहले ही यूपी में बीजेपी का बेड़ा गर्क कर चुकी है, उसे पटरी पर लाने के लिए गुजरात से अमित शाह को आयात किया गया। अमित शाह जो कि मोदी के करीबी हैं और मोदी को पीएम बनाने के लिए उन्हें यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से कम 50 या 60 सीटें जरूर हासिल करनी ही होंगी। कुछ यही उम्मीद लेकर लखनऊ के एयरपोर्ट पर उतरे थे अमित शाह। फूल मालाओं से स्वागत हुआ तो उत्साह से लबरेज अमित शाह ने कह दिया कि बीजेपी के नेतृत्व में बनने वाली एनडीए सरकार की नींव यहीं यूपी से रखी जाएगी। और तो आज मैं आया हूँ, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 2014 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार बनेगी, इसकी मजबूत नींव यूपी से डाली जाएगी। धन्यवाद। लेकिन एयरपोर्ट से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय तक के करीब 15 किलोमीटर के सफर में अमित शाह को काफी कुछ समझ में आ गया। वो समझ गए कि यूपी में उनकी राहें आसान नहीं हैं। एयरपोर्ट पर कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के तमाम कद्दावर नेता कार्यालय में ही बैठे नजर आए। वो अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट तक जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन अमित शाह इस बात भाप गए, इसीलिए उन्होंने बुधवार को पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के बाद सीधे कल्याण सिंह के पास जाना बेहतर समझा। और एक खास बात ये रही कि अमित शाह इस खतरे से भी वाकिफ हैं कि उन्हें पार्टी नेताओं की तरफ से संगठन की असल हकीकत नहीं बताई जाएगी, न ही गुटबाजी के सही तथ्य सामने आएंगे। लिहाजा वो संगठन और सरकार के महारथी रहे कल्याण सिंह के पास सबसे पहले गए। और जिस प्रकार की संगठनात्मक क्षमता अमित शाह जी के अंतर्गत है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार के प्रभारी की आवश्यकता थी, उस प्रकार उसकी ये पूर्ति कर सकने में सक्षम होंगे। इसमें कोई शक नहीं, मोदी के नाम और अमित शाह के दौरे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। लेकिन ये जोश कायम तभी रहेगा जब यूपी बीजेपी में गुटबाजी को खत्म करने में अमित शाह और इनकी टीम कामयाब रहे, वरना नतीजे वही ढाक के 3 पात रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज, लखनऊ। तो मसला गंभीर है और सियासत का दौर भी इस पर शुरू हो गया है। इस वक्त चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही जंतु एवं उद्यान मंत्री शिव प्रताप यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपका स्वागत है। शिव प्रताप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाजपेयी जी, सबसे अहम सवाल यहाँ पर मेरा पहले आपसे कि जिस तरह से जो बीजेपी कोशिश कर रही थी कि हम किसी तरह से अपना जनाधार बढ़ाएं, अपने संगठन को मजबूत करें और एक प्रभारी को ढूंढ रही थी, क्या अमित शाह के आने के बाद उसकी की कमी पूरी हो गई है?
निश्चित तौर पर अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में कुशल संगठनकर्ता उंगलियों पे गिने जाने वाले जी। इसलिए ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि ऐसा अनुभवी व्यक्ति हमको प्रभारी के रूप में मिला है। 2 दिन में उन्होंने जो कुछ हम लोगों के साथ विचार विमर्श किया है जी। हमको स्वयं ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में प्रकाश की किरण नहीं, एक अच्छी खासी रोशनी भारतीय जनता पार्टी के अभियान को चलाने के लिए हमको प्राप्त हो गई है। तो इसका मतलब आप साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि इससे पहले प्रदेश में जो बीजेपी के प्रभारी बन पाए, या तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाया नहीं, या उनके पास वो जादू नहीं था जो अमित शाह के पास जादू है, जो अमित शाह इस बार दिखाए। उन्होंने उस वर्तमान की परिस्थिति के अनुसार कार्रवाई की जी। आज जो एक विशेष परिस्थिति निर्माण है जी कि दिल्ली सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, घोटाला और महंगाई और उसको समर्थन देने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जी, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी जी, मुस्लिम तुष्टीकरण, इन सब के कारण बने हुए वातावरण को में भाजपा को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रभारी जी, निगेटिव और एंटी इनकम्बेंसी को कैश करने के लिए हमारे लिए जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं, निश्चित तौर पर हम रणनीतिक दृष्टि से सफल होंगे। वाजपेयी जी हमारे साथ शिव प्रताप यादव जी भी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लें। शिव प्रताप जी, आपकी पार्टी के एक अहम नेता ने इस तरह का बयान दिया कि वो नहीं जानते कौन अमित शाह है, कहां से आए हैं। अमित शाह ने इस पर आज पलटवार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि मैं अहमदाबाद से आया हूं और समाजवादी पार्टी को हारने आया हूं। आपको नेट टू नेट फाइट देगी अब बीजेपी, इस तरह की तैयारी है। आप किस तरह से तैयार है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयोग पहले भी किया है जी, लेकिन हमेशा जो है मुंह दिखाए हैं। देखिए, गुजरात नहीं है ये, गुजरात में कांग्रेस पार्टी से इनका मुकाबला है जी, और कांग्रेस पार्टी मुकाबला नहीं कर पाती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से जो है लैस कार्यकर्ता हैं और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव के सिपाही हैं जी जी, इनसे मुकाबला नहीं पाएंगे। और जहां तक अमित शाह का मामला है, मैं जानता हूं, पूरी दुनिया जानती है कि सोहराबुद्दीन जो फर्जी मुठभेड़ कांड के ये आरोपी हैं और अभी जो है जमानत पे रिहा हुए हैं। तो एक जो है दागदार व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। वाजपेयी जी क्या कहेंगे आप? देखिए, एक महीना भी नहीं हुआ है, दागदार व्यक्ति को कमान दी गई है, ऐसे में मैं जंतु उद्यान मंत्री श्री यादव जी की बात पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी जी, बोलिए। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमित जी पर जो आरोप लगाया गया है जी, वो आरोप अगर सर्वोच्च न्यायालय से उनको जमानत मिली है, इसका मतलब प्रथम दृष्टया वो आरोपों में दम नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी आंगन को अपने गिरबान को झांक कर देखे। जी जी, बलात्कार आरोपी मंत्री उनके मंत्रिमंडल में है, नगीना से विधायक मनोज पारस जी, बलात्कार जैसा हीनियस क्राइम वाला, जहां इस सरकार के कार्यकाल में हर 2 घंटे में एक बहन के साथ, एक बच्ची के साथ, एक मां के साथ दुराचार की घटना हो रही है। यादव जी, आपकी ऐसी घटनाओं में लिप्त रहा व्यक्ति के मंत्रिपरिषद का सदस्य कामयाब बनाएगी, यादव जी के साथ बैठता है। जी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरा जी कहती है मैं इस पार्टी हूं, और लाए है चेहरा अमित शाह को, जो आरोपी हैं
और ये कितना तोड़ मरोड़ के बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है दो आपने मंत्रिमंडल में कितने आरोपी और विधानमंडल में न देखिए, और दोहरी जो दो जबान होती है वो विषैले सांप की होती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने हमेशा धूल चटाया, फिर चटाएगी। अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव था, उपचुनाव था, अभी 15 दिन पहले वहां भारतीय जनता पार्टी की जबान थी नहीं जब्त हुई, बल्कि चौथे नंबर पे आ गए और निर्दलीय प्रत्याशी तीसरे नंबर पे था। तो देखिए ये कोई भी प्रयोग जो है आएंगे ये फेल हो जाएंगे। आप किस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं? चलिए, अमित शाह अगर बीजेपी की कमान संभालने के लिए आए हैं प्रदेश में, आप कौन से एजेंडे पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? आपकी सरकार के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो सवाल खड़ा करते रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो भी आपकी सरकार पर सवाल खड़ा करते रहे। ऐसे में आपको नहीं लगता कुछ कमियां आपके संगठन में भी है, आपकी सरकार में भी है, जिसको आपको दुरुस्त करना है? अगर विरोधी इस बात को कह रहे हैं तो कुछ था। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और यार कार्यकर्ता हर नेता स्वतंत्र है जी कि अगर सरकार के कामकाज के बारे में वो अपनी समीक्षा बता सकता है। और माननीय नेताजी तो हमारे सरकार के संरक्षक हैं और उनके अनुभव का लाभ हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये मुंगेरी लाल अपने साबित होगा। तो आप कह रहे हैं कि मोदी का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा? यादव जी, आप कह रहे हैं मोदी का जादू उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ न मोदी चलेगा, यहाँ जादू चलेगा तो नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का चलेगा। आपके पास आ रहा हूँ, यादव जी वाजपेयी जी के पास में जा रहा हूँ। वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं कि मोदी का जादू पूरे देश में चलेगा। मोदी आज से आपकी पार्टी में है तो नहीं, मोदी तो बहुत पुराने समय से है, तब आपने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज जब आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई हथियार नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं बचा है जो जनता के बीच जाके जादू दिखा पाए, तो आप मोदी लेकर के आ रहे हैं सामने और अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाकर आप नीति के तहत काम कर रहे हैं। मेरा अच्छा, कोई संगठन अगर अपनी रणनीति के तहत काम कर रहा है तो दर्द दूसरों के में क्यों उठ रहा है जी? हम अपनी परिस्थिति और अपनी रणनीति स्वयं तय करेंगे, दूसरे दल से थोड़ी तय करेंगे। आप ये बात मान रहे हैं कि मैं तो पूछना चाहता हूं आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के उस बयान पर यादव मंत्री जी का क्या कहना है जी? उन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो 15 दिन इस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दे देता जी। मंत्री परिषद के सदस्य हैं यादव जी, मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में इनका क्या सहभागिता है उसमें? और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनकी पार्टी की सरकार है, पूर्ण बहुमत है, विधानमंडल दल का नेता बदल, राज्यपाल को नेता का सूचना दे, मुख्यमंत्री बन जाए, किसने रोका है? और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं जी, ये समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल से बात करना चाहती है, ये आतंकवादियों को निर्दोष मुस्लिम युवक बताकर छोड़ना चाहते हैं, ये एटीएस, एसटीएफ, पुलिस और प्रशासन का मनोबल गिराना चाहते हैं, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर खतरा पैदा करना चाहते हैं, फिर ये कानून व्यवस्था कैसे स्थापित होगी जब ये अपराधियों को छोड़ेंगे? यादव जी, आप क्या कहेंगे? सवाल बड़ा गंभीर खड़ा कर दिया है। अपराधी लोगों को जो हीनियस क्राइम के आरोपी हैं उनको भी छोड़ने की योजना समाजवादी पार्टी बना रही है। हमसे सूब बोले किसी को मारने का आरोप अमित जी के ऊपर नहीं है। गुजरात में जिनके वाजपेयी जी, यादव जी कुछ कह रहे हैं आपकी बात पर, यादव जी कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं। तोता कहा है कांग्रेस का, आपकी बात पर यादव जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन। आज उंगली उठा रहे। देखिए, हर सरकार, हमारी सरकार लोकतांत्रिक सरकार है जी। हर व्यक्ति को ये सरकार से प्रार्थना पत्र देने का अधिकार है कि मैं निर्दोष हूं जी। अगर प्रार्थना पत्र या XYZ किसी भी व्यक्ति ने, सरकार ने उस प्रार्थना पत्र को रिपोर्ट मांगा, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय में भेजा जाता है जी। अब न्यायालय तय है कि ये निर्दोष है या दोषी हैं। इसमें सरकार, हमारी सरकार पारदर्शिता से काम कर रही है। तमाम मुकदमे वापस हुए हैं। अगर जो है रिपोर्ट गलत आता है, न्यायालय जानती है नहीं गलत है, वाजपेयी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से उंगली उठाना ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं
उन 15 आतंकवादियों के मुकदमे सरकार वापस ले रही है जी। इसमें उनका कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया। सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में घोषित किया, उसके आधार पर स्वमोटो संज्ञान लेकर जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और जिलाधिकारियों से रिपोर्ट खिलाफ आई है। अब माननीय उच्च न्यायालय ने उस ऑर्डर को स्टे किया है, बाराबंकी की कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, गोरखपुर की कोर्ट ने पेंडिंग रखा है। तो न्यायिक प्रक्रिया इस तरीके से देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा दे रहे हैं। मैं केवल पूछना चाहता हूं, इन आतंकवादी घटनाओं में उत्तर प्रदेश के जो नागरिक घायल हुए या मृत हुए वो निर्दोष थे या उसकी घटना को करने वाले निर्दोष हैं? सरकार को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को। मैं मुद्दे को पर आना चाहता हूं। मेरा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह अमित शाह आप आए हैं, पार्टी के अंदर जिस तरह की कमियां थी, आप ये बात मानते होंगे कि पार्टी के भीतर कई कमियां थी जिनको आप भी दुरुस्त करने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आप भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कितना वक्त लगेगा इन खामियों को दूर करने में अमित शाह को, और अमित शाह का अनुभव आपकी पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा, और 80 में से आप कितनी सीटें जीत पाएंगे 2014 में? हम 80 की 80 सीटें जीतने के लिए लड़ेंगे। कभी भी कोई दल पूरा मोर्चा, हम ये सोचें कि अगर 100 फुट का हमें मोर्चा लड़ना है, 50 फुट पे हम लड़ेंगे और 50 फुट से दुश्मन को भीतर आने देंगे। 80 की 80 सीटें लड़ेंगे, जीतने की मानसिकता से लड़ेंगे। और अब जो आपने कहा है जी, थोड़ी बहुत जो संगठनात्मक कमियां कमजोरियां हैं, 1 माह के भीतर वो सब चुस्त दुरुस्त होकर भाजपा का तंत्र लोकसभा चुनाव के लिए जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए तैयार खड़ा होगा। करेंगे क्या उसके लिए, लेकिन क्या करेंगे ये भी तो बताइए। आखिर ये तो कहना बड़ा आसान है कि हम ये करेंगे, स्थितियां बदल देंगे, करेंगे क्या? कौन सा जादू की छड़ी है जिसको अमित शाह उत्तर प्रदेश में चलाने वाले हैं? जो करना है वो हमने तय कर रहे हैं, कुछ बताएंगे उस बारे में आप? करेंगे तो आपको पता चलेगा। रणनीति और कूटनीति सार्वजनिक नहीं की जाती। जी, क्या लगता है अब तक आप कैंडिडेट्स को फाइनल कर लिए? जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी ने तो अपने कैंडिडेट घोषणा करनी शुरू कर दी है। वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी ने तो अपने कैंडिडेट की घोषणा करनी शुरू कर दी है, आपकी पार्टी ने अभी तक नहीं की। कब तक माना जाए आपके कैंडिडेट के नेम सामने आ जाएंगे? समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, अपना सौदा मंडी में बाजार रखा है और फिर रोज टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर बदल रहे हैं। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, क्यों इनके घोषित प्रत्याशी जो मंत्रिपरिषद के सदस्य और विधायक हैं चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं? सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर जीतने की संभावना इनके सामने नहीं है। इसलिए हम अपने प्रत्याशी सुविचारित देंगे और हमारा प्रत्याशी जो घोषित होगा वो अंतिम प्रत्याशी होगा और ईवीएम मशीन के माध्यम से उसको लोकसभा तक पहुंचाने के संकल्प के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसका फायदा आपको मिलेगा। आप ये सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यादव का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि समाजवादी पार्टी क्या कुछ सोचती है और अमित शाह को लेकर के बीजेपी किस रणनीति पर काम करेगी, बीजेपी कुछ समय बाद साफ करेगी, ऐसा लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कहना है। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।